नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय खेल मंत्री मांडविया ने सांसद खेल उत्सव का किया उद्घाटन। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में हो रहा आयोजन। सांसद राहुल कस्बा का 1 दिवसीय दौरा हुआ। चूरू के नौहर विधानसभा क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में भाग लिया। निजी स्कूल वाहनों पर हुई सख्त कार्रवाई। कलेक्टर के निर्देश पर डीटीओ ने काटे चालान। अजमेर दरगाह शरीफ मामले में 6 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। उदयपुर साइकिल्स एंड रनर्स क्लब ने 168 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर दिया स्वास्थ्य का संदेश। अजमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुजरात में गणेश शोभा यात्रा पर अंडे फेंकने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। बीकानेर में जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जन समस्याओं को लेकर आंदोलन की चेतावनी। मामूली बारिश ने खोली साहवा नगरपालिका की पोल, घरों में घुसा पानी। अलवर के राजगढ़ में बच्चों के विवाद में खूनी झड़प, 6 लोग गंभीर घायल। फर्जी डिग्री से शिक्षक बनने के मामले में लीपापोती। टोंक जिले के फुलेता गांव का है मामला। पाली में साइबर जागरूकता रैली का आयोजन। स्कूली छात्रों और पुलिस अधिकारियों ने लिया हिस्सा। पाली जोधपुर नेशनल हाईवे पर ट्रक में लगी आग। नेशनल हाईवे 62 पर हुआ हादसा। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक। संपर्क पोर्टल के प्रकरणों को गंभीरता से लेने के निर्देश। बलदेव छठ पर धूमधाम से मनाया दारूजी महाराज का जन्मोत्सव। डिग में गोहिल छिपा समाज द्वारा किया गया आयोजन। ट्रैक्टर चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। अलवर जिले के रैनी थाना क्षेत्र का है मामला। नागौर में जश्न ईद मिलादुन नबी को लेकर हुई बैठक। जुलूस निकलेगा और तकरीर कार्यक्रम भी होंगे। देवमाली गांव में धूमधाम से हुआ मेले का आयोजन। राजस्थान के कलाकारों ने दी रंगारंग प्रस्तुति। फुलाबाई खेड़ा क्षेत्र के पुष्कर राज में बड़ा हादसा टला। 5 युवक पानी के तेज बहाव में फंसे। मारपीट से आहत होकर एक व्यक्ति ने लगाई फांसी। अलवर जिले के उकेरी गांव का है मामला। राजगढ़ में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, 2 घायल। सिरोही के रेवदर में करंट लगने से 2 भैंसों की मौत। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रताप ऑडिटोरियम में अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 की भव्य शुरुआत हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने अध्यक्षता की। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर सांसद खेल उत्सव 2.0 के ऑनलाइन पंजीकरण की विधिवत लॉन्चिंग की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और जीवन मूल्यों को सीखने का सबसे बड़ा जरिया है। उन्होंने युवाओं को खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री मांडविया और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने जिले के खेल संगठनों एवं माय भारत वॉलंटियर्स से संवाद किया। उन्होंने खेल प्रतिभाओं को आगे लाने, सुविधाओं के विस्तार और आयोजन की पारदर्शी व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की। सांसद खेल उत्सव के तहत इस बार खो-खो, बैडमिंटन, कुश्ती, एथलेटिक्स, रस्साकशी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, योगा, बास्केटबॉल और क्रिकेट जैसी प्रतियोगिताओं का पंजीकरण किया जाएगा। इससे जिले के हजारों खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित यह कार्यक्रम खेल भावना और उत्साह से भरपूर रहा। बड़ी संख्या में खिलाड़ी, खेल प्रेमी, अधिकारी और स्वयं सेवक मौजूद रहे। आयोजकों का कहना है कि सांसद खेल उत्सव 2.0 युवाओं को नई दिशा देगा और अलवर जिले को खेल के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा। सांसद राहुल कस्बा 1 दिवसीय दौरे के तहत नौहर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया।
सबसे पहले सांसद राहुल कसवा गांव पाड़ूसर स्थित राधा कृष्ण गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित शेड सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सांसद राहुल कसवा ने गांव उदासर, भावलदेसर, खुइया, फेफाना, असरजाना आदि जगहों पर भी आयोजित कार्यक्रमों में उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास को पीछे छोड़कर अपने अन्य कार्यों में व्यस्त है, जबकि पंचायती राज को सशक्त करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कसवा ने वोट चोरी जिक्र करते हुए कहा कि व्यक्ति का एकमात्र अधिकार मतदान का होता है, लेकिन अब वह भी चोरी होने लगा है, जिस कारण देश का लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने प्रदेश में भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार अराजकता का माहौल बन रहा है, लेकिन सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। इन कार्यक्रमों में ग्रामीणों द्वारा सांसद राहुल कसवा, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील आदि का राजस्थानी साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। एमपी साहब को 5 करोड़ रुपए का शासन निधि का फंड मिलता है और 5 करोड़ रुपए का फंड मिलता है और 8 विधानसभा। अब आपने विधानसभा दिया मानोगे एक पंचायत समिति में 47 पंचायत है, तो 8 घंटों वो 350 मन लगेगा इंतजार साल हो जाता। मैं रोज पूछ के देख रहा जो मेरे 7-8 करोड़ आते। इनकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री का पीछा, चाहे एमपी नीति का पीछा हो, चाहे एमएलए का हो, तो जनता का ही पीछा है। मेरे लोग कोई बन घरेले के कौनदास का, मेरे लोग थारा तलक बन के काम करा आएगा। 10 आदमी थे मन को साहब 8 चीज लिख के जो थारे आदेश अनुसार ही भेबात कलक उन्नति के पकड़ा दे। मैं पीछा थारा है, जनता है, गाँव के गली के विकास में लागना। सुरेश भाई बैठे थोड़ी सामने मेरे साथ गड़बड़ करे, मैंने कहते 35 लाख देते हैं, मैं जोड़ गया 45,000 का सारे तो प्रूफ किया था, तो उसके भूल होगी, कोई बात नहीं। मैं मोटा मोटी बता दूं 10 लाख रुपया धन सैल कर दिया स्कूल में, 5 लाख बोलवा, 6 लाख बोलवा ग्राउंड का दिया, 3 लाख जिम का दिया, 10 लाख पाइपलाइन का दे दिया, 5-5 लाख की धन 2 गलियां दे दी। ये रहा कौन? अभी भी मैं 4 तारीख को बैठक कर रहा हूं। आपके साथ एमपी मत से दिए हुए आपके पांडुसर, बावलदेसर, आपके असरजाना, केकराड़ी, फेफाना में जो काम दिए उनके लोकार्पण कर रहे हैं। साथ साथ में पंचायत समिति मत से जो इन गाँवों में हमारे काम किए हैं उनका भी लोकार्पण कर रहे हैं। जनता से मिल रहे हैं, जनता की समस्या को जान रहे हैं। एमपी साहब ने आज हमें पूरा दिन हमारे विधानसभा क्षेत्र को दिया है, नोहर पंचायत समिति को। अभी हमें केकराड़ी पंचायत और फेफाना और जाना है। खुइया के लोगों ने बीच में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तो नहीं था, पर जनता है जहाँ बुलाएगी वहाँ हमें जाना है, तो जनता ने यहाँ बुलाया। इनसे हमने आके बातचीत की है, जो समस्या बताई उस समाधान का भरोसा एमपी साहब और मैंने दोनों ने दिया है। आज हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा भी उठाया कर्नाटका की एक विधानसभा का, और ऐसे कितने ही मुद्दे होंगे जहां के ऊपर एक साफ इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ की बहुत बड़ी जो कार्यशैली, इस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एक ही घर के अंदर 90 वोट होना, 40 हज़ार वोटों फॉर्म 6 के ऊपर आ जाना, डुप्लीकेट वोट्स होना, ये ऐसे इश्यूज हैं जो सारे सिस्टम को ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आज देखिए पूरा इलेक्शन का जो सिस्टम है इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, वो ट्रस्ट पे चलता है। अगर ट्रस्ट डेफिशिट हो जाएगा तो एक आम आदमी को अपने वोट का हक, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है प्रजातंत्र में, वो खत्म हो जाएगी, तो डेमोक्रेसी अपने आप में क्वेश्चन मार्क पे आ जाती है। और ये बहुत बड़ा इशू है, पब्लिक एट लार्ज ने इसको स्वीकारा है। वोट चोरी छोटी बात नहीं, और आप बिहार के अंदर भी मैं जाके आया हूँ एक दिन के लिए, हमने देखा क्या ज़बरदस्त पब्लिक एट लार्ज का इसके ऊपर 6 मिला। क्योंकि एक आम आदमी के पास नेतृत्व तो जा क्यों रहा है, क्योंकि उसकी ताकत वोट की है। वो जजमेंट करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस 5 साल के बाद क्या थी,
आपकी अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर टिकी भी है। अगर वो वोट की ताकत ही हम उससे ले जाएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये देश के अंदर सबसे बड़ा बर्निंग इशू है। इलेक्शन कमीशन बजाय अपने आप में क्लीन आने के, और हमारी डिमांड जो थी कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा दीजिए वोटिंग का, ताकि उसको आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता तो आप बहुत फास्ट तरीके से रेक्टिफिकेशन देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, जजमेंट कर सकते हो कि कितनी जगह पे ऐसी घटनाएं घटी हैं। सीटें बहुत छोटे मार्जिन पे बीजेपी जीती है, ऐसे मार्जिन से क्वेश्चन मार्क और बड़ा हो जाता है। देश के अंदर वोट चोरी बहुत बड़ा एक इशू है और मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की थी। देखिए उसको तो आखिर में उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कही जिसको भाजपा की सरकार को मानना पड़ा है, और भाजपा सरकार ने कमिटमेंट किया है कि जाति जनगणना होगी, क्योंकि आज सोसाइटी, अब 78 ईयर्स की आज़ादी हो गई है हमारा, आज भी सोसाइटी में बैलेंस बना नहीं है। 10% लोगों के पास में 85% प्लस की पूरे कंट्री की एसेट उनका हाथ में आ चुकी है। तो सोसाइटी में पैसे का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का बैलेंस होना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कुछ व्यक्ति सारा पैसा कमाएंगे, और जाति जनगणना से सही मायने में सोसाइटी का इम्पैक्ट नज़र आएगा और सरकार इस बात को मानती भी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस जाति जनगणना के अंदर वो जल्द से जल्द करवाए, और करवा के सोसाइटी का बैलेंस आउट हो, उसके बाद में स्कीमें भी लॉन्च करोगे, डेटा आपके पास आएगा और उस हिसाब से स्कीम आप लॉन्च कर पाओगे। फलोदी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान के सख्त निर्देशों के बाद जिला परिवहन विभाग ने एक्शन लेते हुए निजी स्कूलों के वाहनों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। यह अभियान उन वाहनों को निशाना बना रहा है जो नियमों का पालन किए बिना बच्चों को स्कूल लाते ले जाते हैं, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। कलेक्टर के कड़े रुख के बाद डीटीओ विनोद लेखा के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान राइजिंग स्टार स्कूल समेत कई निजी स्कूल वाहनों के चालान काटे गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर वाहनों का इंश्योरेंस खत्म हो चुका था और उनमें क्षमता से ज़्यादा बच्चे बैठाए गए थे। कई गाड़ियां तो इतनी खराब हालत में थी कि वे सड़क पर चलने लायक ही नहीं थी। अधिकारी ने बताया कि इन वाहनों की पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए भी लिखा गया है, ताकि ऐसी गाड़ियां सड़कों पर न चल सके। इसके अलावा राइजिंग स्टार स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिक्षा विभाग को भी सूचित किया गया है। डीटीओ विनोद लेखा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहन चालकों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और स्कूल वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। अजमेर की सिविल कोर्ट में आज अजमेर दरगाह शरीफ बनाम शिव मंदिर से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अल्पसंख्यक विभाग के प्रार्थना पत्रों पर बहस की गई। दरगाह कमेटी की ओर से दायर के दावों को खारिज करने के मामले में अब अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। वादी हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद विष्णु गुप्ता ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है और उन्हें विश्वास है कि दरगाह के भीतर भगवान शिव मंदिर के सर्वेक्षण का आदेश जल्द ही दिया जाएगा। वहीं अंजुमन संस्था के सचिव सरवर चिश्ती ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों से देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को हर जगह मंदिर ही नजर आता है। इस मामले में अब सबकी निगाहें 6 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। इस दौरान राजस्थान हाई कोर्ट के वकील संदीप कुमार और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और अंजुमन संस्था के सचिव सरवर चिश्ती भी मौजूद रहे। सुबह जो सुनवाई हुई थी 7:10 पे, वो सुनवाई फिर दोबारा 3:30 पौने 4 बजे स्टार्ट हुई। आज 7:10 पे सुनवाई पूरी हो गई है और रूल 711 पर अगली तारीख दे दी गई है और 7:10 का जो ऑर्डर है वो भी 6 सितंबर को आएगा, 6 सितंबर 2025। और रूल 711 पे भी सुनवाई 6 सितंबर को ही होगी। और मुझे उम्मीद है 7-10 है उसमें हमने माननीय अदालत को बहुत सारे रूल जजमेंट और बहुत सारा रूल जो है कानून के संबंध हमारे वकील साहब ने बताया है और मुझे उम्मीद है कि उनकी जो एप्लीकेशन है 7-10 की वो खारिज होगी। और अब उसमें जो सुनवाई है जो 7-11 में रूल 711 पे हो रही है, जो कि मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी, हमारा सूट जो खारिज किया जाए, उस आपत्ति पर उस एप्लीकेशन पर सुनवाई 6 सितंबर 2025 को होगी। और मुझे उम्मीद है कि वो जो उनकी एप्लीकेशन है वो भी खारिज होगी और उसके बाद
उस दरगाह का सर्वे होगा और सारी दुनिया को पता चलेगा कि वहाँ शिव मंदिर और शिव मंदिर के साक्ष्य मौजूद हैं। आज बहस हमारे वकील साहब योगेंद्र ओझा जी और संदीप कुमार जी ने बहुत अच्छी बहस की है और उन्होंने वहाँ बताया है माननीय अदालत को कि 7 जो 10 है वो कहीं से भी उनकी ठहरती नहीं है, उसको रद्द किया जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है वो रद्द होगी और वो ही 7-11 पे भी वही होने वाला है कि उनकी जो आपत्ति है उन सभी आपत्तियों को रद्द कर दिया जाएगा और मैं मानता हूं कि उसका सर्वे होगा दरगाह का और दूध का दूध और पानी का पानी जल्दी होने वाला है। क्या हुआ आज कोर्ट में? यही हुआ, तारीख पड़ी है 6 सितंबर और इट्स नथिंग न्यू है। ये कम्युनल एजेंडा है जो 11 साल से पूरे हिंदुस्तान का जो भारत का माहौल चल रहा है खराब करने का। हर जगह इनको मंदिर नजर आता है, मक्के मौजमा में भी मंदिर नजर आता है, तो ऐसी कोई बात है नहीं। वी आर गोइंग टू फेस इट, जो भी होगा। ये सब तरफ चल ही रहा है, चारों तरफ चल रहा है इस तरह का माहौल। कोई नया है क्या ये 11 साल से? बहस में किस तरह के? अरे वो तर्क तो तुम पूछते रहना हमारे वकील से। तर्क तो हमारा ये है कि वी आर गोइंग टू फेस द लॉ और जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे तो पुलिस पूरा प्रोटोकॉल देती है इस तरह का। अगर हम कोई पिटीशन दायर करते तो हम पे तो केसेस लगा दिए जाए। और वो एक पाई थी तो विष्णु गुप्ता के मुझ पे गोली चली, उसकी रिपोर्ट अभी तक तो आई नहीं पुलिस की। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारे तो नॉलेज में ही नहीं है भाई। कोई भी आके कहते मेरे पे हमला हुआ, उसकी रिपोर्ट तो आना चाहिए। इट शुड बी मेड पब्लिक, इट्स नॉट इन आवर नोटिस। मैं आज प्रस्तुत हुआ हूँ पक्षकार की तरफ, वादी की तरफ से। मैं संदीप कुमार, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से। और यहाँ पर जो 2 प्रार्थना पत्र जो है, जो प्रतिवादी संख्या 2 और 3 थे, उनमें एक दरगाह, एक तो है एएसआई और दूसरा है अल्पसंख्यक विभाग। अब इन दोनों ने प्रार्थना पत्र पेश किया था कि हमने जो है नोटिस जिस तरीके से देने चाहिए और सरकार को पक्षकार बनाना था वो नहीं बनाए और जो है, लेकिन जिस नियम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है वो ऑर्डर 7 रूल 10 है। ऑर्डर 7 रूल 10 सिर्फ ज्यूरिसडिक्शन से मतलब रखता है। हमने न्यायालय के सामने ये पक्ष रख दिया है, ये ज्यूरिसडिक्शन का मामला है, प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। लेकिन न्यायालय सुनने के बाद अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किस तरह से आदेश पारित करेंगे ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, हमारे नहीं। क्षेत्राधिकार पर प्रश्न नहीं उठाया गया है, तो इसलिए हमारा कहना है ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेशन मेंटेनेबल ही नहीं है। वो सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। न्यायालय ने अभी समय दिया है 3:15 या 3:45 पर कि दोबारा हमको सुनेंगे उसमें। और एक और प्रार्थना पत्र अभी बैठा हुआ है, वो है 7/11 का, जो दरगाह कमेटी ने लगाया है कि पूरा हमारा प्लेन थी, मेंटेनेबल नहीं है, वो इन लिमिट प्रारंभ में ही डिसमिस किया जाना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए। उसका जवाब हम अभी नहीं दे सकते क्योंकि वो तो हमने जो जवाब पेश किया है वो लिखित, वो एक संक्षिप्त उत्तर है। न्यायालय के सामने पूरी तर्क करने के बाद ही हम उस पर कुछ कहेंगे 7/11 पर कि हमारा दावा किस तरह से मेंटेनेबल है और दूसरे का क्यों खारिज किया जाने लगे। और एक ऑर्डर 110 की एप्लीकेशन बची है जिसमें एक पार्टी जो है वो अपने आप को यहाँ पे पक्षकार बनाए जाने का दावा करती है। उस पर बहस अभी नहीं होगी, वो न्यायालय जब भी समय देगा तब होगी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उदयपुर साइकिल्स एंड रनर्स क्लब के 7 सदस्यों ने स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया। 30 अगस्त को आयोजित हुई इस यात्रा में साइकिलिस्टों ने उदयपुर से बांसवाड़ा तक 168 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। यह साइकिल यात्रा 30 अगस्त की सुबह 5 बजे उदयपुर से शुरू हुई थी और क्लब के सदस्यों ने जयसमंद, सलुम्बर, आसपुर और पालोदा जैसे प्रमुख स्थानों से होते हुए 168 किलोमीटर का सफर सिर्फ 7 घंटों में पूरा कर दोपहर तक बांसवाड़ा पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। यहां पहुंचने के बाद सभी सदस्यों ने कुछ देर विश्राम के बाद फिर साइकिल से ही माही बांध का भ्रमण करने के लिए रवाना हो गए। अगले दिन रविवार को इस समूह ने बांसवाड़ा के दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण किया, जिनमें सिंहपुरा जलप्रपात, चाचा कोटा, जगमेरू हिल्स और प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर शामिल थे। इस यात्रा में शामिल सभी सदस्य अनुभवी साइकिलिस्ट हैं। इन सदस्यों में 46 वर्षीय डॉक्टर मनीष अग्रवाल, 50 वर्षीय छगन माली, 54 वर्षीय महेश सिंघवी, 48 वर्षीय अनुभव मिश्रा, 34 वर्षीय अभिजीत यादव, 26 वर्षीय हिमांशु जागेड़ और 21 वर्षीय जतीन भगवानी शामिल थे। ये सभी पिछले 5 से 10 वर्षों से नियमित रूप से साइकिलिंग कर रहे हैं। वे हर महीने उदयपुर और उसके आसपास की पहाड़ियों और मार्गों पर 700 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जो उनकी फिटनेस और समर्पण को दर्शाता है। क्लब के सदस्यों ने बताया कि इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य लोगों को खेल,
स्वास्थ्य और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने यह भी कहा कि साइकिलिंग एक बेहतरीन शारीरिक गतिविधि है जो न केवल सेहतमंद रहने में मदद करती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। नमस्कार, हम सभी उदयपुर साइकिलिस्ट एंड रनर्स क्लब के सदस्य हैं। 7 सदस्य हम लोग। मैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, मैं महेश सिंघवी, महेश जी, अनुभव मिश्रा, अभिजीत यादव, छगन माली, हिमांशु जांगीड़, जतिन भागवानी। तो हम सभी 7 सदस्य कल सुबह 5 बजे उदयपुर से निकले थे बांसवाड़ा के लिए और हम लोग जयसमन, सलूम्बर, आसपुर, पालोदा होते हुए करीब 7 साढ़े 7 घंटे में बांसवाड़ा आ गए थे साइकिल से। और थोड़ा हमने होटल में रेस्ट किया और उसके बाद फिर हम साइकिल से ही माही डैम गए थे। तो ये करीब 200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कल के दिन हमने पूरी की थी और हम सभी इस उद्देश्य से आए थे कि फिटनेस को प्रमोट करना है। अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे चल रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये इसके लिए निकले थे और फिटनेस को प्रमोट करना था, हेल्थ को प्रमोट करना था। साइकिलिंग से अच्छा माध्यम नहीं हो सकता फिट या हेल्दी रहने के लिए और बड़ा एंजॉयबल माध्यम है। बाकियों में आप बोर हो जाते हो, बाकी एक्टिविटीज़ जैसे कोई आप जिम करते हो या योगा करते हो, यहाँ एक ग्रुप रहता है, हम साइकिल चलाते हैं, उसके साथ साथ मस्ती भी करते हैं, बातें करते हैं, एक बार बचपन लौट आता है। तो ये सभी वजह से हम यहाँ आए थे। आज हम लोग सुबह निकल रहे हैं बांसवाड़ा की जो मेन प्लेसेस हैं उनको विजिट करने के लिए, जैसे कि चाचा कोटा, जगमेर हिल्स, सिंहपुरा वाटरफॉल और त्रिपुरा सुंदरी और भी जितनी जगह आज साइकिल से हम लोग कवर कर पाएंगे बांसवाड़ा की, वो हम सभी लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग वापस हमारी जगह पे उदयपुर चले जाएंगे। ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग रही है और इसमें हम लोगों ने सभी उम्र के लोग हैं, 21 साल से लेकर और 52 इयर्स के लोग भी हैं, सारे लोग। और हम लोगों का जो क्लब है वो भी ये चीज़ प्रमोट करता है कि नए लोग आएँ, जुड़ें, साइकिलिंग करें, नेचर को एक्सप्लोर करें। इससे अच्छा कोई माध्यम हो नहीं सकता नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आप जब भी कार वगैरह से आते हैं तो आप उतना रीच वहाँ तक नहीं होती है, बट साइकिल आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ऐसे भी हम लोग वाटरफॉल्स भी जो एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे भी जाएंगे। तो इस टाइप से मुझे लग रहा है कि साइकिल एक बहुत अच्छा माध्यम है। साइकिलिस्ट एंड रनर्स क्लब के बारे में मैं बता दूं, ये एक बहुत ही एक्टिव और पुराना क्लब है। अधिकतर सदस्य हम में से कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 4 साल से साइकिलिंग कर रहे हैं और एवरेज हर सदस्य महीने की 700 से 1000 किलोमीटर साइकिल चलाता है उदयपुर और उसके आसपास की जगहों पे। तो सभी बहुत एक्सपीरियंस और एक्टिव साइकिलिस्ट है, इसीलिए ये इतना लंबा और कठिन सफ़र तय कर पाए साइकिलों पे। बाकी उदयपुर से बांसवाड़ा आना और फिर यहाँ आके सारी जगह घूमना साइकिलों पे इतना आसान नहीं है। गुजरात के वडोदरा में गणेश चतुर्थी शोभा यात्रा के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति पर अंडे फेंककर धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 3 आरोपियों को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को गुजरात पुलिस को सौंप दिया गया है। यह घटना गणेश चतुर्थी के दौरान वडोदरा में हुई थी, जब शोभा यात्रा के दौरान एक छत से गणेश जी की मूर्ति पर अंडे फेंके गए थे। इस घटना से धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी और माहौल तनावपूर्ण हो गया था। वडोदरा के डीसीपी नायब पुलिस कमिश्नर ने अजमेर एसपी वदिता राणा को सूचना दी कि तीनों आरोपी अजमेर में छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर जिला स्पेशल टीम प्रभारी शंकर सिंह रावत और क्लॉक टावर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्टेशन रोड पर दबिश दी और वडोदरा निवासी तीनों आरोपी अनस कुरैशी, जुनैद उर्फ जुन्नो और समीर शेख उर्फ बंगाली को हिरासत में ले लिया है। तीनों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद गुजरात पुलिस को सौंप दिया गया है। बीकानेर की लगातार बढ़ती जन समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। होटल ताज में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व महापौर मकसूद अहमद ने भाजपा विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीकानेर पूर्व और पश्चिम के विधायक जनता की परेशानियों से पूरी तरह बेखबर है और गहरी नींद में सो रहे हैं। मकसूद अहमद ने शहर की बदहाल व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जगह जगह टूटी हुई सड़कें और गहरे गड्ढे हादसों का कारण बन रहे हैं। इसके अलावा नालियां और सीवरेज लाइनें जाम पड़ी हैं।
जिससे लोगों के घरों तक में पानी घुस रहा है। शहर के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बिजली कटौती का मुद्दा भी उठाया और कहा कि BKCL कंपनी के आने के बाद बिजली कटौती और बढ़ गई है, जिससे लोगों को 3-3 घंटे तक बिजली गुल रहने की समस्या झेलनी पड़ रही है। मकसूद अहमद ने कहा कि इन सभी समस्याओं को लेकर 4 तारीख को संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 महीने के भीतर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। बताएं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओबीसी विभाग द्वारा हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बीकानेर की जनता कई समस्याओं के ग्रस्त है। बीकानेर के पूर्व पश्चिम के MLA हो चाहे MP हो, ये निद्रा में है, सोए हुए हैं। जनता की समस्याओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ना ये जनता के बीच में आ रहे हैं ना जा रहे हैं। बीकानेर की सड़कों की समस्या आप देखिए कि जहाँ पे हजारों जगह पे खड्डे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, नालियाँ पतरे टूटे हुए पड़े हैं, सीवर लाइन जहाँ का कार्य जो है वो पूर्ण नहीं हो रहा है और जगह जगह पे सीवर ब्लॉक है, लोगों के घरों में अंडरग्राउंड में पानी जा रहा है। पानी की समस्या जो बीकानेर के लिए है, जो लास्ट छोर पे बैठे हुए लोग हैं, कुछ शहर के 8 शहरों में भी वहाँ पानी पहुँच नहीं रहा है। लाइट की व्यवस्था जो BKSNL की है वो बहुत ही ठंडी पड़ी हुई है। जब से BKSNL आया है बीकानेर में आए दिन 3-3 घंटे 4-4 घंटे कटौती हो रही है, लोग लाइट से परेशान हैं। इसके अलावा हमारी कई समस्याओं को लेकर के हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 4 तारीख को हम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद उनको 1 माह का समय देंगे। इस बीच में हम जनता के बीच में जाकर जनता की जो समस्या है उनसे अवगत अवगत होकर हम इनको और ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे और अगर 1 महीने बाद भी अगर काम नहीं करेंगे तो हमें सड़कों पे आकर आंदोलन करना पड़ा तो हम आंदोलन भी करेंगे। चूरू जिले के साहवा कस्बे में बीती रात हुई सामान्य बारिश ने नगर पालिका की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। कस्बे के वार्ड 19 और 14 में बिछाई गई जल निकासी पाइपलाइन जगह जगह से जाम हो गई, जिससे घरों में बारिश का पानी भर गया और सड़कें जलमग्न हो गई। वार्ड नंबर 19 में करीब आधा दर्जन घरों में पानी घुसने से फर्श तक उखड़ गए, जिसके कारण प्रभावित परिवारों को सुबह होते ही अपने घर छोड़ने पड़े। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। ग्रामीणों का आरोप है कि नगरपालिका कार्यालय पर भी ताला लगा मिला और प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली। मजबूरी में ग्रामीणों ने अपने निजी संसाधनों से ट्रैक्टर और पंप सेट लगाकर घरों से पानी निकालने का काम शुरू किया। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के बिलेटा गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर दूसरे पक्ष के करीब आधा दर्जन लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। अस्पताल में मिली जानकारी के अनुसार इस हमले में सुभान खान, वाहिल, महबूब खान, सुबैदीन, सकूर और अकलीम घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत राजगढ़ के अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सुभान खान, सुबैदीन, सकूर खान और अकलीम खान की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। इसके अलावा महबूब खान की भी स्थिति गंभीर होने पर उनके परिजन उन्हें खुद ही अलवर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक जिले के फुलेता गांव में फर्जी BA डिग्री से शिक्षक बनने के आरोपी कृष्ण चंद्र जयकवाल ने जांच को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। टोंक कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के आदेश पर जिला परिषद टोंक इस मामले की जांच कर रहा है। शिकायतकर्ता शिव प्रकाश कलाल ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग फर्जी डिग्री की लखनऊ विश्वविद्यालय से तस्दीक करने की बजाय आरोपी शिक्षक से ही उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर मामले को रफा दफा करने का आमदा कर रहे हैं, जिससे राजस्थान सरकार को करोड़ों के राजस्व की हानि होगी। उनियारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जांच पर आक्रोशित टोंक के समाज सेवियों ने उनके कार्यालय के सामने नारेबाजी की और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग की। शिकायतकर्ता शिव प्रकाश कलाल ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई और आरोपी शिक्षक कृष्ण चंद्र जयकवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे टोंक कलेक्ट्री पर आमरण अनशन करेंगे। कलेक्टर महोदया से निवेदन करना चाहूँगा
मीडिया के थ्रू कि इस जांच को एक छोटे स्तर पर नहीं की जाकर किसी जांच एजेंसी जो गवर्नमेंट ने रख रखी है उनसे जांच करवाई जाए और इसको इस तरीके से नहीं किया जाए। कभी वो सीओ सर को फॉरवर्ड करते हैं, वहाँ से एलिमेंट्री डीओ को फॉरवर्ड करते हैं, एलिमेंट्री माध्यमिक को फॉरवर्ड करते हैं, माध्यमिक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड करते हैं, ये पंचायत स्कूल में प्रिंसिपल को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये टालम टोला जो चल रहा है ये टालम टोला रोके और सरकार कोई जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड एजेंसियाँ हैं उनके द्वारा ये जाँच की जाए, जिसमें जैसे SOG ATS है, इनके थ्रू जांच करवा के इसको निष्पक्ष जांच हो और इस टीचर को जो सरकार चाहे वो सजा दे और अपने राजस्व की हानि को बचा सके। पाली के कलेक्ट्रेट परिसर से साइबर जागरूकता रैली का शुभारंभ हुआ। इस रैली में जय सिंह तंवर त्वरित अनुसंधान सेल, नरेंद्र देवड़ा महिला अनुसंधान सेल, पाली शहर ग्रामीण के वृत्ताधिकारी, पुलिस लाइन कोतवाली, TP नगर औद्योगिक क्षेत्र, साइबर थाना और महिला थाना के सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। रैली में स्थानीय थानों के प्रतिष्ठित व्यक्ति, समुदाय प्रमुख, CLG सदस्य, ग्राम रक्षक दल, पुलिस मित्र, साइबर वॉलेंटियर्स और महिला सुरक्षा सखिया भी शामिल हुई। इसके साथ ही बांगड़, बलिया, कवाड़, रेनबो मिशन, मधुरम, वंदे मातरम और सेंट्रल एकेडमी स्कूलों के छात्रों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली सुबह 8 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू होकर सूरजपोल चौराहा और लोढ़ा स्कूल चौराहा होते हुए बांगड़ स्कूल पहुंची। इसके बाद बांगड़ स्कूल के ऑडिटोरियम में एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। यह आयोजन साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज को सुरक्षित डिजिटल वातावरण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया। पाली जोधपुर नेशनल हाईवे पर निमली टोल प्लाजा के पास एक ट्रक में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में ट्रक आग के गोले में बदल गई और पूरे ट्रक में फैल गई। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ने केबिन से कूदकर अपनी जान बचाई। यह हादसा आज सुबह हुआ जब ट्रक निमली टोल प्लाजा के पास पहुंची। बताया जा रहा है कि ट्रक जोधपुर से पाली की तरफ जा रही थी और उसमें सरसों भरा हुआ था। टोल प्लाजा के पास अचानक उसमें आग लग गई और थोड़ी देर में आग बेकाबू हो गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही ट्रक ड्राइवर केबिन से कूद गया और पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। घटना की जानकारी मिलने पर रोहट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। डेग में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने संपर्क पोर्टल के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए लोगों को जल्द से जल्द राहत देने की बात कही। उन्होंने विभाग से संबंधित कार्यों का समन्वय करते हुए भूमि आवंटन, DPR, टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने और विकास कार्यों को समय पर पूरा करने की बात कही। पंचायत समिति सभागार में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने रिपोर्ट पेश की। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी अतिक्रमणों के प्रकरणों में प्राथमिकता से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि राजकीय कार्यों में किसी भी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी प्रकरणों का समय पर निस्तारण होना जरूरी है। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को भी अपने दायित्व का पालन करते हुए क्षेत्र की गतिविधियों को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संवेदनशीलता के साथ बिजली, पेयजल, सड़क आदि मुद्दों पर निश्चित समय पर कार्य करने को कहा। बैठक में जन समस्या से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की गई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी देवी सिंह, दुर्गा प्रसाद मीणा, अमित कुमार मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। डिग जिले के दारूजी महाराज के मंदिर में बलदेव छठ के अवसर पर दारूजी महाराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गोहिल छिपा समाज डिग द्वारा इस अवसर पर दाऊजी महाराज और रेवती महारानी का भव्य श्रृंगार किया गया और माखन मिश्री का भोग लगाया गया। इस अवसर पर मंदिर में फूल बंगला व विद्युत सजावट की गई। मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर दाऊजी महाराज और रेवती महारानी को माखन मिश्री का भोग लगाया और उनके भव्य दर्शन किए। दाऊजी मंदिर में फूल बंगला भजन संध्या सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान लॉर्ड कृष्णा म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आयोजित भजन संध्या सहित कृष्ण की विभिन्न लीलाओं पर प्रस्तुति दी गई।
कार्यक्रम के दौरान गोहिल छिपा समाज के पूर्व अध्यक्ष गिरिराज धरन, सचिव भगवान दास, उपाध्यक्ष रिकू, नवयुवक मंडल के गोलू, शैलेंद्र आदि ने सभी का स्वागत किया। अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र के गांव भीटोली में गत 28 अगस्त की रात को ट्रैक्टर चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया एवं उनके कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया। आरोपी सिरथली नगर डीग थाना क्षेत्र निवासी राजेंद्र प्रसाद मीणा व दूलापुरा महुआ दौसा थाना क्षेत्र निवासी धर्म सिंह को गिरफ्तार किया गया है। रैनी थाना अधिकारी रामजी लाल मीणा ने बताया कि 28 अगस्त को गांव भिटोली निवासी प्रेम सिंह राजपूत ने मामला दर्ज करवाया था कि रात्रि के समय कोई अज्ञात चोर ट्रैक्टर ट्रॉली को चोरी कर ले गए। इस पर मामला दर्ज कर टीम गठित कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई। आसपास के संदिग्ध स्थानों व लोगों के बारे में जानकारी ली। उसी दिन रात्रि में ही नगर क्षेत्र से 2 आरोपियों को डिटेन किया गया, जिनमें नगर थाना क्षेत्र निवासी राजेंद्र मीणा व दूसरा महुआ थाना क्षेत्र निवासी धर्म सिंह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी किए गए ट्रैक्टर व ट्रॉली को जब्त किया गया है। दिनांक 28 अगस्त को प्रेम सिंह राजपूत हैं, बिटोली निवासी, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया कि रात्रि के समय उनके ट्रैक्टर और ट्रॉली को कोई अज्ञात चोर चुरा करके ले गए। इस पर FIR दर्ज कर और उसकी तलाश शुरू की और आसपास के इलाके में लोगों को जो संभावित जहां ऐसी घटनाएं या माल ले जाने का अंदेशा था वहां इनकी तलाश की गई। तो उसी दिन 28 तारीख की रात को ही इनको नगर इलाके से 2 मुलजिमानों को डिटेन किया और जिनके नाम हैं, एक राजेंद्र मीणा है नगर थाना इलाका निवासी, दूसरा धर्म सिंह है जो महुआ थाना इलाके का निवासी है और इनको दोनों को गिरफ्तार कर और इनके कब्जे से चोरी किया गया ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया गया। नागौर में जुम्मा दारुल उलूम सूफिया हमीदिया में 5 सितंबर को मनाए जाने वाले जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूसे मोहम्मदी को लेकर एक अहम बैठक हुई। इसमें शहर की विभिन्न कमेटियां, संस्थाओं, समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी और सदस्यों ने भाग लिया। आयोजन में तकरीर प्रोग्राम व तहसील चौक से होने वाले तकरीर कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिए गए। सुबह 7 बजे तहसील चौक से जुलूस निकलेगा जो 11 बजे तक दरगाह सूफी साहब पहुंचेगा। यहाँ बच्चों का तकरीर प्रोग्राम होगा। शाम को नमाज के बाद तहसील चौक पर ही बाहर से आए हुए मेहमानों का तकरीर प्रोग्राम होगा। बैठक के दौरान अत्यधिक बारिश से दरगाह बाबा अब्दुल्ला के पास सड़क के टूटे होने से जुलूस का मार्ग बदलने को लेकर जिला कलेक्टर से स्वीकृति लेने की भी बात हुई। जुलूस में बड़े वाहन, डीजे आदि शामिल नहीं करने पर निर्णय लिया गया। बैठक में शहर काजी मोहम्मद मेराज उस्मानी, दरगाह सैयद पीर सदाकत जिलानी, हाजी शमशेर खान सहित बड़ी संख्या में अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जी आज 29/8/2025 बाद नमाज इशा दारुल सूफिया हमीदिया में सुन्नी एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मीटिंग रखी गई जो हर साल मुनाकिद होती है और इसमें जुलूस को ताल्लुक से इसमें राय मशवरे किए जाते हैं। जो कमियां होती हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है और जो नए मैनेजमेंट को लेकर के कोई अपनी अपनी राय जो होती है वो हज़रात पेश करते हैं। तो अभी जिस तरीके से बारिश के हालात थे उससे रास्ते मुतासिर थे, बहुत ज़्यादा रास्ते टूट भी गए, पानी भी भरा हुआ कई जगह पर। तो ऐसी सूरत के अंदर रास्ते को लेकर के मशवरा किया गया, जुलूस के वक्त को लेकर के मशवरा किया गया, जुलूस के अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने के ताल्लुक से मशवरा किया गया। सभी हज़रात ने अपने अपने तौर पर बेहतरीन मशवरे से नवाजा और इस मीटिंग के अंदर ये कोशिश की गई कि इंशाअल्लाह ताला जो बचे वक्त हैं उसमें काम करके उसमें दौड़ धूप करके भागदौड़ करके इंशाअल्लाह ताला उस कमियों को दूर किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात रखी गई है कि झांकियाँ भी साथ लेके आए हैं, उसको लेकर के आप क्या कहें? असल में क्या है कि जो जुलूस निकलता है वो फर्दन अपने अपने तौर पर जो जुलूस अलग अलग इलाकों से अलग अलग मोहल्लों से निकलता है वो तो ठीक है अपनी जगह पर। झांकियों से क्या है कि जुलूस की एक शोभा बढ़ जाती है, एक खूबसूरती बढ़ जाती है और एक देखने वाले के लिए एक अट्रैक्टिव बात होती है, वो नई बात होती है। तो ये भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर और ये चीज़ भी है।
ये रास्ते को लेकर के अभी बहुत ज्यादा बरसात के कारण हुआ है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? रास्ता तो देखिए कि मुतासिर है, हम भी समझ रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल काम है, मगर ये है कि ज़्यादा कुछ तब्दीली नहीं करके सिर्फ दरगाह के जो गिनानी तालाब का जो पाल था उधर से ना होकर के हम बाजावाड़ा होकर के माई दरवाजा पहुंचे हैं। बस इतना सिर्फ तब्दीली, इतना सा बदलाव है, बाकी पूरा रूट सेम है। ब्यावर जिले के मसूदा अंतर्गत राजस्थान के सुप्रसिद्ध देवमाली गांव में ऐतिहासिक मेला बड़ी धूमधाम से आयोजित हुआ। रात्रि में मेले में राजस्थान के सुपरस्टार कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। मेले में कई दिग्गज नेताओं ने भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय खो खो संघ उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। पलाड़ा ने कहा कि देवमाली मंदिर के हर कार्य के लिए वे हमेशा तैयार रहेंगे। साथ ही अन्य भाजपा नेताओं द्वारा अपनी अपनी तरफ से मंदिरों के लिए घोषणाएं की गई। वहीं मेले में आए प्रसिद्ध कलाकार गोकुल शर्मा ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के फूलाबाई खेड़ा पुष्कर राज में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ नहाने गए 5 युवक अचानक आए पानी के तेज बहाव के बीच धारा में फंस गए। दोपहर करीब 3 बजे 5 युवक पुष्कर राज पहुंचे थे। स्नान के दौरान अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और सभी बहाव के बीच फंस गए। सूचना मिलते ही स्वरूपगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद 5 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ग्रामीणों के अनुसार युवक यहां घूमने और स्नान करने आए थे, तभी अचानक पानी का बहाव बढ़ने से सभी बीच धारा में फंस गए। समय पर पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से बड़ा हादसा टल गया। अलवर जिले के रैनी थाना क्षेत्र के उकेरी गांव में एक व्यक्ति ने मारपीट से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर रैनी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने मृतक उकेरी निवासी महेश मीणा के शव को कब्जे में लेकर रैनी सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस संबंध में रैनी थाने में 2 नामजद आरोपियों सहित आधा दर्जन के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज हुआ है। इस पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मृतक के भतीजे पिंटू मीणा ने बताया कि उनके अंकल शनिवार सुबह हिंगोटा गए थे। उनके साथ 2 लोग थे जिन्होंने उनके अंकल के साथ मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि अंकल को बंदी बनाकर दुकान में बंद कर दिया। मारपीट करने के बाद उन्होंने धमकी दी कि उन्हें 4 से 5 दिन में मार देंगे। डर से भयभीत होकर अंकल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मेरे अंकल सुबह हिंगोटा गए थे करीब 8:30 बजे। तब इसमें रामकेश डॉक्टर और एक बबली बैरवा था, तो इन्होंने इसके साथ में मारपीट की और इनको बंदी बना के उन्होंने दुकान में बंद करके, अन्यथा इनके साथ में 4-5 लोग और भी थे, उन्होंने इसके साथ में ज़बरदस्ती मारपीट की है। और इसके 4 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। इनका हमको न्याय चाहिए, इनका कौन धनी है। मारपीट के बाद क्या हुआ? मारपीट के बाद में इनको धमकी दी थी कि हम आपको 3 या 4 दिन में मार देंगे। हाँ। फिर इन्होंने घर आके अजय डर से भयभीत थे, इन्होंने घर आके आत्महत्या कर ली कि वो मेरे साथ में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। आत्महत्या कैसे की? आत्महत्या उनके रामकेश डॉक्टर और बबली बैरवा के डर से की थी। इन्होंने कैसे आत्महत्या की? जहर खाया, फांसी लगाई, क्या किया? फांसी लगा के। फांसी लगा गया? उनके डर से। अच्छा, क्या नाम था मृतक का? मृतक का महेश मीणा। महेश मीणा आपके चाचा लगते हैं? हाँ। अलवर जिले के राजगढ़ अलवर मेगा हाईवे पर मोनपुर गांव की पुलिया के पास शनिवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कोठी नारायणपुर पुलिस चौकी इंचार्ज रमेश चंद ने बताया कि शनिवार शाम को उन्हें हादसे की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि एक तेज रफ्तार कैंटर ट्रक ने बाइक सवार राकेश मीणा पुत्र कालूराम मीणा निवासी दलालपुरा को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक दूसरी बाइक भी चपेट में आ गया, जिस पर सवार मोहन योगी और जगदीश मीणा, जो भरथरी बाबा के दर्शन कर लौट रहे थे, गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत राजगढ़ अस्पताल ले जाया गया,
जहां से मोहन योगी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। मृतक राकेश मीणा के भाई जगदीश प्रसाद ने राजगढ़ थाने में ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी ट्रक को मौके से जब्त कर लिया है और जांच की शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। समय करीब 4:15 बजे की बात है। कैला चौराहे की तरफ से एक बाइक वाला और राज अलवर की तरफ से एक कैंपर गाड़ी आंशिक मूलपुर पुलिया पर एक्सीडेंट हो गया। इसमें बाइक चालक है जो की मृत्यु हो गई मौके पे, इसको जाकर बहुत सुविधा रखा गया। तो एक बाइक बहुत चपेट में आ गई, जो उसमें भी घायल हो गई थी, उनको भी CSC राजगीर में भर्ती कराया गया। एक रेफर कर दिया अलवर, जो रहने वाले जो सोसाइटी हैं। उसके बाद में जो मृतक है उसके बाद पोस्टमार्टम मृतक का नाम है साकिब कालूराम निवासी दलालपुरा। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी गई इसमें? हाँ, रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट किसने दिया? रिपोर्ट देने वाला जगदीश इसका भाई है, उसने रिपोर्ट। सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र के वड़वज गांव में बिजली के ढीले तारों की चपेट में आने से 2 भैंसों की मौत हो गई। यह घटना किसान अनूप सिंह के खेत में हुई, जहां बिजली के तार जमीन से मात्र 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर लटक रहे थे। जैसे ही किसान अनूप सिंह को इस घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत बिजली विभाग को सूचित कर बिजली आपूर्ति बंद करवाई। ग्रामीणों ने तुरंत सूझबूझ का परिचय देते हुए 5 अन्य भैंसों को भी करंट की चपेट में आने से बचा लिया। इस हादसे की जानकारी मिलते ही किसान नेता सुजान सिंह वड़वज मौके पर पहुंचे और बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विभाग को तुरंत ढीले तारों को ठीक कराना चाहिए। ग्रामीणों ने इस घटना पर रोष व्यक्त करते हुए बिजली विभाग से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।